नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित हम आपके लिए जीके, जीएस और हिंदी का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम फॉर्मेट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा, लाला हरदयाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और आपसे यह पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1913 ईस्वी में। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है? सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। और गदर पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है? आप इस वीडियो के अंत तक में कहीं भी बोर मत होइएगा। भले ही हम आपको क्वेश्चंस की संख्या 25 कराएंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चंस लगभग 75 हो जाएंगे। तो ग्राम सभा की बैठकें जो है ग्राम पंचायत के सचिव बुलाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अच्छा, आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है पंचायती राज का चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष में। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को। और पंचायती राज कितने स्तर पर बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा 3। कौन कौन? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। और ग्राम सभा की बैठकें ग्राम पंचायत के सचिव बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब कर पाए होंगे। सही जवाब होगा, वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, जिनमें कि कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। और आपसे पूछा जाएगा कि चिल्का झील जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, ये किस नदी के मुहाने पर है? तो ध्यान रखिएगा दया नदी के मुहाने पर। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। और ओडिशा में इनके अलावा और कई झीलें हैं, जैसे कि अनसुपा झील, कंजिया झील, चिल्का झील और तंपारा झील। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य भारत का क्षेत्रफल में कौन राज्य है? उसका नाम है गोवा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ध्यान रखिएगा, देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और सबको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। और राज्यों का गठन जो है भाषाओं के आधार पर किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये होगा आपका राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? देखिए आप लोग, फलों का कटोरा, फलों के नाम सुनकर जम्मू कश्मीर में आंसर मत कीजिएगा, यह सही जवाब नहीं है।
तो देखिए फलों का कटोरा भारत के हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है कि आप जानते हैं शिमला है। क्या मैंने आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है, और यह प्रश्न पूछा गया था। और दूसरी राजधानी हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है। ओके, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्री हरगौरी मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार की बात हो रही है। श्री हरगौरी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। और आप लोगों में से ये बताइएगा कि कितने लोग किशनगंज से हैं और ये श्री हरगौरी मंदिर का दर्शन किए हुए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और किशनगंज जो है बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित है और किशनगंज जिला 24 जनवरी 1990 को बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगती है? उस बिहार के जिले का नाम बताइए जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। इन ऑप्शंस में से आपको क्या सही लगता है? सही जवाब है मुंगेर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो ध्यान रखिएगा 7 जिला। कौन कौन? देखिए दिखा देता हूं। नंबर 1 गिनिएगा, पश्चिमी चंपारण। दूसरा हो गया आपका पूर्वी चंपारण। तीसरा हो गया सीतामढ़ी। चौथा हो गया मधुबनी। पांचवा हो गया सुपौल और छठा हो गया अररिया। और किशनगंज आपका 7वां नंबर का है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ पे आपका सही जवाब है मुंगेर। मुंगेर जो है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुंगेर में भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये काफी पूछा गया है। और मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गई है? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न को सही जवाब कर पाए होंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान में शुरुआती दौर में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार था। कौन कौन? समानता का अधिकार एक हो गया, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा हो गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, और एक इंपॉर्टेंट था 7वां संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 ईस्वी में हटाया गया था। और आपसे यहीं पे एक प्रश्न पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार जो कि वर्तमान में मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है, संपत्ति की अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार की व्याख्या संविधान के 300 के ए में आर्टिकल में कही गई है। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ आंसर सही किए जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अनुच्छेद 32 करा रहा हूं। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 को। और किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको यह बताना है कि भारत में
ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ये सॉरी यहाँ पे विधान परिषद होगा। ओके, प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये होगा आपका बिहार। ओके, ऑप्शन डी, आपका राज्य बिहार में विधान परिषद है। इनके अलावा भारत में कुल मिलाकर 6 राज्य में विधान परिषद है, जिनमें कि एक नंबर है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका तेलंगाना और पांचवा उत्तर प्रदेश और छठा बिहार है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, हाल ही में तेलंगाना विधान परिषद वाला छठा राज्य बना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन से राज्य में विधान परिषद लागू की गई है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ओके, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। वैसे तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती कर दी गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये वही विधानसभा है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। विधानसभा को किसके द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के सदस्य? तो ये आपके लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि हम लोगों के द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें कि हम लोग बाद में क्या कहते हैं, उनको विधायक कहते हैं। ओके, याद पड़ गया। विधानसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं, जिसे हम लोग विधायक के नाम से जाने जाते हैं। और यहीं पे आपको बता दूं कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर विधानसभा की चुनाव होता है, और बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। ओके, अगला प्रश्न करते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वैसे तो इस प्रश्न को आप लोग सभी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत के चाय बागान असम को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, असम का पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा कमरूपा। और यहीं पे आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ बनती है, तो ध्यान रखिएगा असम में। और बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, असम का। और भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी ये कहाँ है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में। और यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, भारत में अगर राज्य के बारे में पूछे कि भारत में उस राज्य का नाम बताए जहां पर चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, तब आपका सही जवाब होगा असम। ओके, लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न घुमा के पूछे कि भारत में उस शहर का नाम बताइए जहां पर चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, तब आपका सही जवाब होगा दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग है कहां, ये है पश्चिम बंगाल में। ओके, कंफ्यूज मत होना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। सार्क में कितने देश हैं? मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ओके, अच्छा, सार्क का पूरा नाम क्या होता है, तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब की गई थी, 1985 ईस्वी में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू किस देश की राजधानी है, नेपाल की। और सार्क में जो 8 कंट्री है वर्तमान में, उनका नाम आपको एक बार देख लेना है। मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है और नेपाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि सार्क में अंतिम देश जो कि सार्क का सदस्य बना था उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान। और ये 8वां देश था, कब जोड़ा गया था, 2007 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। SGSY का पूरा नाम क्या है? SGSY का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को अस्थायी आय प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। माता पूरन देवी का सबसे पुराना मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है माता पूरन देवी की सबसे पुराना मंदिर बिहार का, और ये बिहार के किस जिले में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा पूर्णिया, ऑप्शन बी। और इसका भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग पूर्णिया से बिलोंग करते हैं या फिर इस पूरन देवी मंदिर को दर्शन कर चुके हैं, कमेंट में बताइएगा। और आपको यहाँ पे एक प्रश्न ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो यही है आपका पूर्णिया, जहां की माता पूरन देवी का सबसे पुराना मंदिर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ओके, सोनार का पूरा नाम क्या है? आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक डिवाइस है सोनार, और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। और आपको बता दें कि सोनार का इस्तेमाल जो है महासागर की खोज के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बोर मत होइएगा वीडियो के अंत तक में, कहीं भी नहीं, क्योंकि जो बोर हो जाएगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। प्रश्न है अगला, मानव के पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लड़की को कितना पसीना इसके फेस पर है, आपको बताना है कि पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। ओके, और इनके अलावा मानव पसीने में लैक्टिक अम्ल के अलावा जो है पानी, खनिज, लैक्टेट और यूरिया भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने खोज की कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी गोलाकार है। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने बताया। उस व्यक्ति का चित्र वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस व्यक्ति का नाम है टोलोमी, ऑप्शन सी। ओके, टोलोमी ने खोज की और बताया कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है? जैसा कि आपको पता है, न्यूटन ने कितना नियम दिया है? 3 नियम दिया है। और प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, 20 क्वेश्चंस के बाद आपको 5 क्वेश्चंस हिंदी से कराऊंगा। चलिए, प्रश्न है कि लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, आपको लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा लड़कपन, ऑप्शन सी। जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, मैंने आपको बता चुका हूं, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें पन शब्द के जुड़ जाने के कारण भाववाचक संज्ञा बन गया। अच्छा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि को बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास, खुशी इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? घ जो हम लोग बोलते हैं, क ख ग घ, इसका उच्चारण हमारे बॉडी से कहां से आती है? तो ये होगा आपका कंठ से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। महात्मा का क्या अर्थ है? ये प्रश्न भी हिंदी से है। महात्मा का क्या अर्थ है? तो देखिए, महात्मा का अर्थ होगा पवित्र आत्मा और उच्च विचारों वाला व्यक्ति। ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। तो देखिए, ध्यान रखना है कि महात्मा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके विचार, जिसका आचरण, स्वभाव ये सब बहुत उच्च हो और जिसकी आत्मा पवित्र हो, उसे महात्मा कहते हैं। और भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। दुनाली में कौन सा उपसर्ग है? ये जो दुनाली शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दू। ओके, तो देखिए, यहां पे आपको बता दूं, अगर
मैं आपको बताना चाहूंगा उपसर्ग का क्या मतलब है। तो देखिए उपसर्ग वह अव्यय शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि शब्द आपका नाली में दू लगा करके, दू जो है उपसर्ग है और नाली में दू लगा करके दुनाली शब्द बना दिया गया है, इसलिए आपका दू यहाँ पे उपसर्ग का काम करेगा। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब कर पाए होंगे। विराग सही जवाब है, ऑप्शन ए। अच्छा, अनुराग का क्या अर्थ है? तो अनुराग का अर्थ प्रेम, भक्ति, लव हो गया। और विराग का अर्थ क्या होगा? राग का अभाव और अरुचि, यानी कि इंटरेस्ट नहीं होना। ये आपका अनुराग का विलोम होगा। 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है, बिहार के किस जिला को योग नगरी कहा जाता है? और चित्र में आप देख सकते हैं, ये है बिहार के योग नगरी, जो कि आपको बताना है कि किस जिले में है और उसी जिले को बिहार का योग नगरी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे, और पसंद किए तो आपको क्या बोलूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जो है इसको प्रेस जरूर कर दें ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के बारे में आप अपनी सुझाव इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, उसके बाद हम आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद हम वीडियो में इम्प्रूव जरूर करेंगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना जरूर रखेंगे। और इसके पहले मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।